अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के बारे में। ठीक है, ये टॉपिक आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उस इस चैप्टर का एक छोटा सा टॉपिक है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड 1 मार्क्स से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स से किस तरह से क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स के किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वो फुल डिस्कशन आज हम आज के लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक डायग्राम दिख रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, और इसके बारे में डायग्राम अगर आपका क्लियर है तो इसके थ्योरी पार्ट आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं कि डायग्राम में एक्चुअल में है क्या, हो क्या रहा है, किस तरह से यहाँ पर इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए डायग्राम में आपको एक प्लास्टिक मग दिख रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है तो प्लास्टिक मग ही को लेते हैं। वहाँ पे हम प्लास्टिक मग क्योंकि क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, इंसुलेटिंग होता है, दैट्स व्हाई वी टेक प्लास्टिक मग। अब यहाँ पर हमने एक प्लास्टिक मग में क्या लिया, वाटर लिया है, और वाटर कैसा है, एसिडिफाइड वाटर। एसिडिफाइड वाटर मतलब होता है कि वाटर में हम थोड़ा सा अमाउंट, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में क्या करते हैं, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब डिजोल्व कर देते हैं तो वो जो वाटर हो गया वो कैसा वाटर हो जाएगा, एसिडिफाइड वाटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। एसिडिफाइड वाटर क्या होता है, ठीक है, वाटर विच कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ही एसिड लेते हैं क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए डायग्राम में आपको एक यहाँ पर ट्यूब दिख रहा है, टेस्ट ट्यूब इन्वर्टेड हमने कर दिया है। ठीक है, दोनों टेस्ट ट्यूब को, और यहाँ पे जो ब्लैक कलर से हो उसको क्या बोलते हैं, क्या, ग्रेफाइट रॉड। ग्रेफाइट रॉड जो होता है एक्ट एज इलेक्ट्रोड्स। अब इलेक्ट्रोड्स जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होता है कैथोड और सेकेंड वन इज एनोड। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो होते हैं वो कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल, एंड एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है, आपको ये याद रखना होगा। ठीक है, तो एनोड कैसा, पॉजिटिव, एंड कैथोड कैसा, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पर एक लगा है, यहाँ पर रबर स्टॉपर। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोड और यहाँ पे जो आउटर पार्ट में जो निकला हुआ है, इनके बीच में यहाँ पर एक ड्रॉपर लगा हुआ है, सॉरी रबर स्टॉपर लगा हुआ है। रबर स्टॉपर क्या करता है, ताकि वाटर के यहाँ पर क्या हो, लीकेज न हो। हम अगर चाहे थोड़ा सा एडहेसिव भी यूज कर सकते हैं ताकि वाटर के यहाँ पर लीकेज ना हो। ठीक है, क्लियर है। अब दोनों एंड्स को, एनोड और कैथोड को हमने क्या करा दिया, बैटरी से कनेक्ट करा दिया, 6 वोल्ट बैटरी से, क्योंकि हमें एक्सटर्नल सोर्स से करंट चाहिए। करंट जब पास करेंगे तभी यहाँ पर वाटर में क्या होगा, डीकम्पोजिशन होगा, क्योंकि ये डीकम्पोजिशन का एक टाइप है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा। ठीक है, तो हमने 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करा दिया। यहाँ पर स्विच है। ठीक है, स्विच ऑन करेंगे तो ही प्रोसेस होना क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो डायग्राम आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। कैथोड पे यहाँ पे बबल्स फॉर्म में हाइड्रोजन गैस दिख रहा है, और ऑक्सीजन यहाँ पर एनोड पे बबल्स फॉर्म में दिख रहा है, क्योंकि दोनों गैस क्या होती है, कलरलेस होती है। तो हम इसको टेस्ट कैसे करेंगे, ये ऑक्सीजन गैस है और ये हाइड्रोजन गैस यहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, तो उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको डायग्राम क्लियर हो गया है। और किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, अगर आपका डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम है तो ऑब्वियस सी बात है आपने जो कॉन्सेप्ट लिखा होगा, थ्योरी पार्ट में जो लिखा होगा वो आपने क्लियरली लिखा होगा, क्योंकि बिना आप डायग्राम से इतना अच्छा, अगर डायग्राम अच्छा है तो आप थ्योरी पार्ट भी अच्छे से लिख लोगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसके थ्योरी पार्ट को। ठीक है, ये तो डायग्राम हो गया। अब देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है, पहले इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का मतलब होता है डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब वाटर का डिकम्पोज होना, ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस को। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है, इलेक्ट्रोलिसिस तो डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर on passing electric current।
या इलेक्ट्रिसिटी भी लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। यहाँ पर हम एसिडिफाइड वाटर लेते हैं, ठीक है, ताकि आसानी से वहाँ पर डिकम्पोजिशन हो जाए। तो इलेक्ट्रोलिसिस आपसे पूछे तो क्या पूछ सकता है कि क्या लिखोगे आप, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब अगर इसके हम रिएक्शन की बात करें, अगर हम इसके रिएक्शन की बात करें, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, वाटर आपको पता है कि H2O यहाँ पे लिक्विड स्टेट में होगा, और जैसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो वाटर क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा हाइड्रोजन गैस, और प्लस यहाँ से किसमें, ऑक्सीजन गैस में डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं, तो बैलेंस करना आसान है। पहले आप रिएक्टेंट में देखिए, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 1 एटम है, और यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, 2 एटम है। तो आप चाहो तो ऐसे भी बैलेंस कर सकते हो तो भी करेक्ट है, और चाहो तो आप क्या करो कि अगर हम यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई कर दो, ये आपका रिएक्शन क्या होगा, बैलेंस फॉर्म में हो गया, ठीक है। तो ये अपना क्या हो गया, वाटर लिक्विड स्टेट में है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक करंट पास करा ये हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में डिकम्पोज हो गया। तो ये जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, वो कैथोड पे इवॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एट कैथोड, एंड ऑक्सीजन कहाँ पे इवॉल्व हो रहा है, एट एनोड पे। 1 मार्क्स में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है बोर्ड में कि ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हिच गैस आर इवॉल्व एट एनोड एंड कैथोड, ठीक है। तो एनोड पे आपका ऑक्सीजन गैस और कैथोड पे आपका हाइड्रोजन गैस। रेशियो आपसे पूछ सकता है 1 मार्क्स में कि कैथोड एनोड पे जो गैस इवॉल्व होता है उनका रेशियो क्या होता है, हाइड्रोजन कितना 2 पार्ट है, ऑक्सीजन कितना, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 पार्ट है। तो रेशियो भी आपसे पूछ सकता है कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, तो 2:1, ठीक है। ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। आपसे इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन पूछ सकता है, रिएक्शन क्या होगा, और रिएक्शन कभी भी आप लिखिए हमेशा ऑलवेज क्या करिए, बैलेंस फेज में रिएक्शन लिखा करिए, ठीक है। आपसे पूछ सकता है एनोड पे और कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो सकती है। इस तरह से छोटे मोटे क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, अब यहाँ पे थोड़ा सा डायग्राम पे है, इस रिएक्शन को मैं डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए क्या होगा, हमने सब कुछ अरेंजमेंट कर दिया, जैसे ही हमने यहाँ से 6 वोल्ट बैटरी से इसको कनेक्ट करा दिया दोनों इलेक्ट्रोड को, जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, अब ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, पता होगा, ठीक है। ग्रेफाइट क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है। जैसे ही हमने स्विच ऑन किया तो एनोड क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है, तो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से हमने क्या कर दिया, एनोड को कनेक्ट करा दिया, और निगेटिव टर्मिनल को हमने यहाँ पे बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करा दिया। जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो होगा, ठीक है, इसमें भी करंट आ जाएगा क्योंकि ग्रेफाइट आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। जैसे ही आएगा तो होगा क्या, यहाँ पर आपको हाइड्रोजन गैस तो दिखे नहीं, यहाँ पर क्या होंगे, बबल्स फॉर्म में, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पे बबल्स निकलते हुए दिखाई देगा, और यहाँ पर कैथोड पे क्या, यहाँ पर बबल्स दिखाई देता हुआ होगा। तो आपको समझना है क्योंकि दोनों ही कलरलेस गैस है, तो हम इसको टेस्ट कर सकते हैं, कलर से तो बिल्कुल नहीं पहचान सकते, ठीक है। तो वहां पर हम टेस्ट कैसे करेंगे, वहां पे हम बर्निंग कैंडल, ठीक है, कैंडल अगर जलता हुआ कैंडल हम इस ऑक्सीजन एनोड के पास लेके जाएंगे, इसको हम इन्वर्टेड है, इसको निकालेंगे, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन गैस कलेक्ट होगा। तो ऑक्सीजन गैस को अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को बाहर निकाल लें और बर्निंग कैंडल लेके जाएंगे तो ऑक्सीजन क्या होगा, हेल्पफुल होता है कंबशन में, तो कैंडल क्या होगा, अच्छे से बर्न होगा। बट अगर इस टेस्ट ट्यूब को निकालें तो इसमें क्या होगा, कलेक्ट होगा कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस को अगर हम बर्निंग कैंडल को हाइड्रोजन इस टेस्ट ट्यूब के पास लेके जाएंगे तो वहां पे क्या होगा, पॉप साउंड क्रिएट करेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन बोल देता है पॉप साउंड टेस्ट किस गैस के लिए होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए होता है, ठीक है। ये भी 1 मार्क्स से पूछ लेता है, पॉप साउंड टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस के इवोल्यूशन से पता चलेगा, तो वहां पे पॉप साउंड क्रिएट करेगा। क्लियर है। तो इसकी मैं एक रिएक्शन आपका एक वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट के बाद। तो आप उस वीडियो को देख लोगे तो इस प्रैक्टिकली आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन समझ में आ गया। 1 मार्क्स में रेशियो पूछ सकता है, एनोड कैथोड पे कौन सा गैस इवॉल्व होता है,
और एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, जैसे आप मान लो कंफ्यूज हो गए कि एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, तो कॉन्सेप्ट अगर आपको एनोड पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल है और कैथोड पता है आपका नेगेटिव टर्मिनल है, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगा सकते हो कि ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, ऑक्साइड नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब ये नेगेटिव है ऑक्सीजन, तो कहाँ पे मिलेगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे मिलेगा, और पॉजिटिव कौन है, एनोड, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जाम में आपका दिमाग काम कर जाएगा, ऑक्सीजन नेगेटिव होता है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे मिलेगा, और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है, एनोड, ठीक है। और हाइड्रोजन थोड़ा सा जब इसका पता ही हो गया तो इसको आप ऑब्वियस सी बात कर लोगे, अगर मान लीजिए नहीं आया तो हाइड्रोजन आप लोगों को पता है क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, ठीक है। जब किसी नॉन मेटल के साथ होगा तो हाइड्रोजन क्या होगा, H+ ही होगा, तो ये कहाँ पे मिलेगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव टर्मिनल पे मिलेगा, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से आप एग्जाम में थोड़ा सा ट्रिक अप्लाई कर सकते हो, जहाँ से कंफ्यूजन हो तो आप थोड़ा सा ट्रिक वहाँ पे अप्लाई कर लिया करो, तो एग्जाम में ये जो ट्रिक होते हैं बहुत ही हेल्पफुल होते हैं आपके, ठीक है। तो ये तो हो गया अपना रिएक्शन। अब देखिए अगर हम टेस्ट करें, मैंने रेशियो तो बता दिया, चलिए पॉइंट में लिख रहा हूँ, रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन क्या हो जाएगा यहाँ पर, 2:1 होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि एट एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, एनोड पे आपका ऑक्सीजन गैस इवॉल्व हो रहा है, ठीक है। और एट कैथोड पे कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, ठीक है। हम कुछ पॉइंट और लिख लेते हैं टेस्ट के लिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टेस्ट फॉर ऑक्सीजन गैस के लिए, तो इफ वी ब्रिंग बर्निंग कैंडल नियर एनोड, it will burn continuous, ठीक है। अगर हम बर्निंग कैंडल को एनोड के इलेक्ट्रिक के पास लेके जाएंगे तो वो बर्निंग कैंडल क्या होगा, ऑक्सीजन हेल्पफुल होता है तो कंटिन्यू क्या होता है, बर्न होता रहेगा। और अगर हमने टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस के लिए, और इफ वी ब्रिंग burning candle near cathode, it will making pop sound, ठीक है। तो पॉप साउंड टेस्ट किसके लिए होता है, हाइड्रोजन गैस के लिए होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर आपसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाते हैं, रेशियो पूछ सकते हैं, रिएक्शन पूछ सकता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का, ठीक है। एनोड कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है ये आपसे 1 मार्क्स में पूछ सकता है, और 2 मार्क्स में पूछेगा तो आपसे डेफिनेशन पूछ सकता है कि डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आपको डिफाइन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर कर देना और इसका रिएक्शन लिख देना है, जो मैंने ये चीज लिखा हुआ है पूरा, ठीक है। कि एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, एनोड पे कैथोड पे, ये पूरा आप रिएक्शन में 2 मार्क्स आपको मिल जाएगा। और अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 4 या 5 मार्क्स से पूछे तो आपको जितना मैंने लिखा है पूरा इसको एक्सप्लेन कर देना है, और डायग्राम बहुत नीट एंड क्लीन होना चाहिए, सब कुछ अच्छे से रिप्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसा मैंने किया है इस तरह से लिखोगे तो आपके मार्क्स कटने के चांस ही नहीं होंगे, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा 1 मार्क्स में किस तरह से आएंगे, 2 मार्क्स में किस तरह से आएंगे, और अगर 3 मार्क्स में आएंगे तो किस तरह से आपको लिखना है, ठीक है। The discovery that passing an electric current through water would split it apart was made quite soon after the discovery of current electricity itself. This predates Michael Faraday's work in this area, but it is he who introduced most of the terms that we still use today.
electrolysis was named by Faraday. Though not an exact translation, it means to use electricity to split something apart. Let's remind ourselves of the equipment that we use in electrolysis, almost all of which was named by Faraday. The cell has a positive anode and a negative cathode. The electrodes connected to the cell have the same name and charge. The liquid being electrolyzed is the electrolyte. Pure water is a very poor conductor of electricity, as free ions charged species are needed to carry current in the solution. But water, remember, is a covalent molecule, and at room temperature hardly ionizes, and so the concentration of the ions formed is extremely small. Pure water acts as an insulator at safe voltages. If, however, we add a little sulfuric acid to water, this greatly increases the ability of water to undergo electrolysis without altering the products obtained. If we use electrolysis, we will see bubbles forming around both electrodes, the most around the cathode. If we use a Hoffman voltmeter, we can collect the gases made by each electrode. The gases are made in a ratio of 2:1, but the initial solubility of oxygen in the water sometimes masks this. Testing each gas is the usual way we'll confirm their identity. Let us look closely at what's happening. The ions present in तो इतना कॉन्सेप्ट हो गया आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का. ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें. एंड अगर आपको केमिस्ट्री में किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रही है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो बना देंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए.